BA, BCom, BSc, द्वितीय वर्ष, द्वितीय भाषा हिंदी, तृतीय सत्र, प्रश्न पत्र क्रमांक 3, कथ्यतर गद्य। मित्रों, आज हमें कथ्यतर गद्य के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में रखी गई 5वीं कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, यह कहानी हरिशंकर परसाई जी से लिखित है। इस कहानी का हमें अध्ययन करना है। इस कहानी का अध्ययन करने से पहले हम हरिशंकर परसाई का परिचय ले लेंगे। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1924 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई। परसाई का व्यंग्य लेखन मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में दिनों दिन आई गिरावट का यथार्थ चित्रण कर समाज में जागृति उत्पन्न कराने का एक प्रयास है। इनके व्यंग्य की विचार भूमि विस्तृत, ठोस और प्रामाणिक है। परसाई की कलम से वे ही हिंदी पाठकों को व्यंग्य की यह आधुनिक चेतना और धारा जो दी है, आज के हर अखबार और साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और व्यंग्य का कॉलम चलाने के लिए मजबूर रही है। हास्य व्यंग्यकारों के शिरोमणि तो हरिशंकर परसाई और शरद जोशी है। परसाई व्यंग्य प्रधान है तो शरद जोशी में हास्य। हिंदी में भ्रम व्याप्त है कि व्यंग्य स्वतंत्र विधा है, किंतु व्यंग्य साहित्य की प्रवृत्ति तो जो कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि किसी भी विधा में व्याप्त हो सकती है। इस तरह से हमने मातादीन हरिशंकर परसाई का संक्षिप्त में परिचय लिया है। अब हमें कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ये जो कहानी है, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो ये कहानी व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। इस कहानी में परसाई जी ने हिंदी के साथ अंग्रेजी, उर्दू और लोक भाषा का भी प्रयोग किया है। अब इस कहानी में जो अंग्रेजी शब्द आए हैं वे इस प्रकार हैं: FIR, पुलिस लाइन, ड्राइविंग लाइसेंस, फिंगरप्रिंट, इंस्पेक्टर। कुछ उर्दू शब्दों का प्रयोग भी हमें इस कहानी में दिखाई देता है: खिदमत, मुलाहाजा, हैसियत, सज़ा आदि। कुछ लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग भी इस कहानी में हुआ है: बखत, तनका, पैक्टासा, बे आदि शब्द। जैसे इस कहानी में एक और विशेषता है कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो मातादीन है। तो इस मातादीन का जो सिद्धांत है, सिद्धांत के बारे में कुछ टिप्पणी यहाँ की गई है। हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। इसमें एक मुहावरा के रूप में जो लाइनें लिखी गई है वो इस प्रकार है: एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 साल से सरकार को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। इस तरह हम इस कहानी के संदर्भ में हमने देख लिया। अब हमें इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस कहानी की विषय वस्तु के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर में बदलती हुई राजनीति, पुलिस एवं कानून व्यवस्था को केंद्र में रखकर हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्य किया है। यह इस कहानी की विषय वस्तु है। पुलिस द्वारा वैज्ञानिक तथ्यों को अपने सुविधानुसार स्वीकार करना या अस्वीकार करना, एक दूसरी बात भी इस कहानी में दिखती है। तीसरी बात यह है कि पुलिस व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, अपराधियों से साठगांठ, उपलब्ध संसाधनों एवं अधिकारियों के दुरुपयोग का भी व्यंग्यात्मक चित्रण इस कहानी में हुआ है। तीसरी बात, कानून से अंधा कानून बनाने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका इस कहानी में दिखती है। पुलिस के वेतन व्यवस्था और उनके सुविधा पर भी यहाँ कहानीकार व्यंग्य करते हैं। साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था से भटकती पुलिस व्यवस्था पर भी करारा व्यंग्य इस कहानी में हुआ है। दोषी न मिलने पर निर्दोष मददगार को ही दोषी साबित करके उस प्रसंग की चर्चा भी इस कहानी में हमें दिखती है। मित्रों, कहानी की विषय वस्तु के संदर्भ में हमने इन बातों को देखा है। अब हमें
इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस कहानी के पात्रों का परिचय हम ले लेंगे। पहला पात्र है मातादीन, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है, जो एमडी साहब हैं। कुछ दूसरे पात्र इस कहानी में आए हुए हैं। उन पात्रों का परिचय करते समय कि पृथ्वी पर अन्य पात्र इस तरह से हम करेंगे। पुलिस मंत्री मुंशी अब्दुल गफार, हवालदार बलभद्र, हवालदार रामस जीवन, आईजी, गृह मंत्री और सचिव। चांद से जो यान आता है तो इसमें यान चालक एक है। चांद पर मिलने वाले जो पात्र है, जब यहाँ से मातादीन चांद पर चले जाते हैं तो वहाँ रहे पात्रों के नाम इस प्रकार हैं। एक आईजी, पुलिस मंत्री, कोतवाल, एक इंस्पेक्टर भला आदमी, उठाई गिरे जो लोकल बदमाश है, और चांद का पीएम। इस तरह से ये सभी पात्र इस कहानी में हमें दिखाई देते हैं। मित्रों, कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर ये कहानी संवादात्मक शैली में लिखी गई है और ये व्यंग्यात्मक कहानी है जिसका पठन मैं आपके सामने कर रहा हूँ। वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन कहते हैं कि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहते हैं कि छुरे पर पाए गए निशान मुजरिम के उंगलियों के निशान नहीं है, पर मातादीन उसे सज़ा दिला ही देते हैं। मातादीन कहते हैं कि ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। उन्होंने चांद का उजाला हिस्सा देखा है और कह दिया कि वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। ये बात सही है, क्योंकि अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट के हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ रही है, हमारी पुलिस में पर्याप्त समर्थता नहीं है, वो अपराध को पता लगाने और उसे सज़ा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ राम राज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजो जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। गृह मंत्री ने सचिव से कहा, किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा, नहीं सर, आईजी को नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। तय किया गया कि हज़ारों मामलों के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप मातादीन को लेने के लिए पृथ्वीयान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा कि तुम भारतीय पुलिस के उज्जवल परंपरा के दूत हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम को भी सुनाई पड़ जाए। माता की यात्रा दिन आया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मातादीन सबसे पहले विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यान के पास पहुंचकर मातादीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा, बोला, जी पेक्टासा। एफआईआर रख दी है? जी पेक्टासा। और रोजनामा 6 नमूने? जी पेक्टासा। वे यान में बैठने लगे। हवालदार बलभद्र को बुलाकर कहा, हमारे घर में जजकी की बखत अपनी खटला को मदद के लिए भेज देना। बलभद्र ने कहा, जी पेक्टासा। गफूर ने कहा, आप बेफिक्र रहे पेक्टासा, मैं अपनी मकान
को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। माता दीन ने यान चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। माता दीन कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा के आए चालक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। माता दीन ने कहा, जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। माता दीन ने यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार रामस जीवन भागता हुआ आया। बोला, पेक्टासा एसपी साहब के घर में से कहे कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। माता दीन खुश हुए, बोले, कह देना भाई साहब से, ज़रूर लेता आऊँगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दीन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। माता दी ने डांटा, मगर रूल इज़ रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतर लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दीन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दीन रोब से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नज़र डाली। वहाँ किसी के स्टार नहीं थे और किसी के कंधों पर लेबल भी नहीं थे। इसलिए माता दीन ने एड़ियाँ मिलाकर सलूट मारने की ज़रूरत नहीं समझी। आगे माता दीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दीन काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुआवजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है। हमारे राज्य में पुलिस लाइन में हनुमान जी है। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। माता दीन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्यपरायण पुलिस वालों के लिए ज़रूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। अबडक्शन का मामला था। दफ़ा 3621 हनुमान जी ने रावण को सज़ा दी, वहीं दे दी। उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराध को पकड़ा और वहीं सज़ा दे दी। अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे राम राज में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टोन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देवत है। मैं उनकी फ़ोटो लेते आया हूँ। उस पर से मूर्तियाँ बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़ी ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी की स्थापना हो गई। हम माता दीन के कारणों का अध्ययन कर रहे थे कि जिससे पुलिस लापरवाह और हलाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती है। कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनके बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखो तो सब समझ गए। कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझा गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें क्यों देते हैं? इसलिए सिपाही को 500, थानेदार को 1000। ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराध को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ पुलिस को 100, इंस्पेक्टर को 200 देते हैं तो 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं और आप तनख्वाहें फ़ौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा। उन्हें अगर अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम क्यों करेंगे? माता दीन ने कहा, इनमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस के मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई। सोते समय से एकदम जाग गई। चारों तरफ नज़र रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में गड़बड़ाहट छा गई।
पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने मातादीन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ, आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह? मातादीन ने समझाया, बात बहुत मामूली सी है। काम तनख्वाह दोगे तो मुजालिम की गुजर नहीं होंगी। 100 रुपये में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा, गरज की वह अपराधों पर नज़र रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे समाज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग मातादीन को देखने आने लगे। वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके क्षमता ला देता है। पुलिस के लोगों को भी खुश थे। वे कहते कि गुरु, आप इधर न पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से गुजर करते। सरकार भी खुश थी और मुनाफे का बजट भी बढ़ने वाला था। आधी समस्या हल हुई। पुलिस अपराधी को पकड़ने लगी। अब मामले जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सज़ा दिलाना। मातादीन इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर कर बताएंगे। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। मातादीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। ये कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाए तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। मातादीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, क्योंकि कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर और कहाँ। एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मरने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहाँ रहता है, उसने उठाकर अस्पताल में भेजा। उस भले आदमी के कपड़े पर खून के दाग लगे हैं। मातादीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। मातादीन ने कहा, यह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढेंगे और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उस बात से एकदम प्रभावित हुई। मातादीन प्रभावित नहीं हुई। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था। अब मातादीन क्या तर्क निकालते हैं। मातादीन ने उससे कहा, तुम झगड़े की जगह गए क्यों? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया था, मेरा वहाँ मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर मातादीन की प्रतीक्षा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। मातादीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ, झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। मातादीन ने उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब मातादीन ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है, किसी ने उससे ज़रूर मारा, कोई कातिल है, किसी को सज़ा होनी चाहिए। सवाल है, किसको सज़ा होनी चाहिए? पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किस मनुष्य को सज़ा होगी ही? मरने वाला को होती है या बेकसूर को? यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए? इसका निर्णय इन बातों से होगा। एक, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? दो, क्या उसे सज़ा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे?
माता दीन को बताया गया कि वह भला आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। माता दीन ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर वाले का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दीन ने समझाया, देखो मैं समझा चुका हूँ कि सब में ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो एफआईआर। माता जी ने एफआईआर भरवा दी, बखत ज़रूरत के लिए जगह छुड़वा दी। दूसरे दिन कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो। ऐसा तो चंद्रलोक में कभी हुआ नहीं। बताइए हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। माता दीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत। शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज़ का जवाब है। अब आपके पास जो आए उसे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब एसपी के पास जाएंगे। माता दीन बोले, एसपी से कह देंगे ऊपर से हो रहा है। तब ये आईजी के पास शिकायत करेंगे, आईजी भी कहेंगे कि सब ऊपर से हो रहा है। तब ये लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे, पुलिस मंत्री भी कहेंगे, भैया मैं क्या करूं, ये तो ऊपर से हो रहा है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री भी कहेंगे कि मैं जानता हूं वह निर्दोष है, पर यह तो ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे, माता दीन ने कहा, तब क्या? तब वे किसी के पास जाएंगे, भगवान के पास ना, पर मगर भगवान से छुटकारा पूछकर कौन लौट सका है? कोतवाल चुप रह गया। वह इस महान प्रतिभा से चमत्कार था। माता दीन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है हमारे देश में 25 साल से सरकार को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे जब किसी ने उसे मरते देखा ही नहीं है, तो चश्मदीद गवाह कैसे हो सकते हैं? माता दीन ने सिर ठोक लिया, किन बेवकूफ़ों के बीच फंस गया गवर्नमेंट ने। इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। झल्ला कर कहा, चश्मदीद गवाह कैसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं देखे जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा? माता दीन ने कहा, कहेगा, समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो? अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस वालों के पास पहले से ही रहती है, जहाँ ज़रूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालत में भी मान लेती है कि किस आदमी में कोई दैवी शक्ति है जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहाँ पहले से पहुँच जाते हैं। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बना कर देता हूँ। 8-10 गवाह उठाई गिरोह को बुलाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हो, जुआ खेलते हो या शराब उतारते हो। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सुना सुना लग रहा था। माता दीन का प्रेम उमड़ पड़ा। उसने कहा, तुम लोगों ने उस आदमी के लाठी से मारते देखा ना? वे बोले, नहीं देखा साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। माता दीन जानते थे ये पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहाँ नहीं थे यह मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है।
तभी तो ऐसी उटपटांग बात कहता है। वे हंसने लगे। माता दीन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो देखे कैसे? माता दी ने घुरा कर देखा और कहा, कैसे देखा? सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वे घबरा कर बोले, साहब हम जेल नहीं जाना चाहते हैं। माता दी कहा, ठीक। तो तुम उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? वे बोले, देखा साहब। वो आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? वो बोले, साहब जो बात कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। होश आया तो माता दीन के चरणों में गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पांव से लिपट गया, कहने लगा, मैं जीवन भर इन चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दीन ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजनामा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे थे और सजा होने लगी थी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता जीन का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग वे हाथ जोड़कर अपनी गृहमंत्री के स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती हुए वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए। अच्छा होता कि इस मौके पर कुर्ता, टोपी और धोती ले आते। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे कि मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलवाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद के दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। संसद सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जारमन से बदतर हो गया, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कई रात सोए नहीं थे। रुआं से होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन, हम आपके और आपके भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आपकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, टिबल ले जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए अपने IG का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने SP साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब हमें उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत के मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से अपना विश्वासघात किया है। आपके माता दीन ने हमारे पुलिस को जैसा कर दिया
उसके नतीजे ये हुए, कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंस दिया जाए। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है कि बाप मर गया तो उस पर केस का मुकदमा न चलाया जाए। घर जलते रहते हैं पर कोई आग बुझाने नहीं जाता है, डरता है कि कोई उस पर आग जलाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और उन्हें कोई नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चे को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय समान समाप्त हो रहे हैं। माताजी ने हमारी आदि संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन राम राज में बुला लिया जाए। नमस्ते मित्रों।